नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। केंद्र की मोदी सरकार ने आंदोलन कर रखे पहलवानों से भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुलिस जांच 15 जून तक पूरी होने तक इंतजार करने को कहा है। के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित करने पर राजी हो गए हैं। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेगी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर महिला महापंचायत के आयोजन के लिए बढ़ने की कोशिश के बाद कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया था और फिर उन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया था। बैठक में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा मौजूद थे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे पहलवानों में शामिल विनेश फोगाट बैठक में नहीं थी क्योंकि वो हरियाणा के अपने गांव बलाली में हैं, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत का आयोजन हो रहा है। आंदोलन में पहलवानों का समर्थन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी बैठक में नहीं थे। के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो वो चीजें ये लिए भाई, चलो भाई। गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। कोई नाराज नहीं है और वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बातचीत होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीजें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रोंदा गया था, तो उस पे जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर अब जो चीजें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीजें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर नहीं हुए तो फिर दोबारा धरना चालू? वही मैंने पहले ही बोला, हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। 15 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है 15 जून तक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से पहलवानों से कल मुलाकात करने पहुंचे तमाम जो पहलवान हैं वो अनुराग ठाकुर से, उसके बाद खुद बजरंग पूनिया ने यह कहा कि 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा, यही सहमति बनी है। बोल दिया राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पहलवानों की
अनुराग ठाकुर से बात हुई है और इस बातचीत में यही साफ तौर पर कहा गया है कि 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने 15 जून तक का समय मांगा है। उसके बाद अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद प्रदर्शन एक बार फिर से जारी किया जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुलिस जांच 15 जून तक पूरी होने का इंतजार करने को कहा है। यानी कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो जांच हो रही है वो 15 जून तक पूरी हो जाएगी, ये उनके द्वारा कहा गया, जिसके बाद वे 1 हफ्ते के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित करने पर भी राजी हो गए हैं। पहलवानों ने साफ कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है 1 हफ्ते के लिए उसको रोका जा सकता है अगर इस पर कार्रवाई होती है तो, अन्यथा आगे प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 5 घंटे तक मुलाकात की। 5 घंटे तक उनकी ये बैठक चली और 5 घंटे लंबी चली बैठक में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी वापस लेगी। गौर हो कि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर महिला पंचायत का आयोजन जब पहलवान करने जा रहे थे उस समय पुलिस ने उन्हें रोका था और कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया था। संवाददाता राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जिस तरीके से लगातार पहलवान मुलाकात कर रहे हैं, अब पहले अमित शाह से मुलाकात की, अब उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी दिया गया है और 15 जून तक का समय सरकार ने मांगा है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की तो लगातार पहलवान जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिज गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए और लगभग 6 महीने के करीब समय भी बीत चुका है, क्योंकि जनवरी के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया था और उस समय भी कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनकी तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था और बातचीत भी की गई थी, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं पहलवान जो थे वो निराश होते हुए नजर आए। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 महीने बाद फिर दोबारा पहुंचे और लगभग 1.25 महीने के करीब जो है 38 दिनों तक प्रदर्शन दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया, ब्रजभूषण के खिलाफ किया गया। मगर अब जिस तरीके से खेल मंत्री की तरफ से दोबारा से उनको निमंत्रण दिया गया, बातचीत का रास्ता खोलने की बात की गई और कल जिस तरीके से मुलाकात की गई, लगभग 5 घंटे के करीब मुलाकात की गई पहलवानों की और खेल मंत्री की, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको आश्वासन मिल चुका है और ये कहा गया है कि जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी नए संसद भवन के जब कार्य उद्घाटन के दौरान कहीं ना कहीं पहलवानों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उस समय कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उल्लंघन जो पहलवानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर धारा 144 का उल्लंघन किया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब वो एफआईआर जो है वो वापस लेने की बात की गई है और दूसरा ब्रजभूषण को कार्रवाई यानी जो कानूनी कार्रवाई है वो 15 जून तक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि 15 जून तक कानूनी कार्रवाई जो है वो पूरी हो जाएगी और जब तक कहीं ना कहीं पहलवानों को समय देना होगा, मगर यहाँ पर 15 जून तक क्या कार्रवाई पूरी हो जाएगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मगर हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि 15 जून तक पुलिस की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो आगे की प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर पहलवानों की बात करें तो पहलवान जिस तरीके से कल खेल मंत्री से मिले थे और 5 मांगे जो थी वो मुख्य तौर पर रखी गई थी, जिसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उसमें भी आश्वासन मिलता नजर आया, क्योंकि पहली मांग थी कि जो पहलवानों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस ली जाए, वो भी सरकार के कहना कि खेल मंत्री ने मान ली गई। दूसरा यहाँ पर यह था कि ब्रजभूषण को जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के चुनाव है उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, वो भी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं मान लिया गया है। तीसरा ये भी कहा गया है कि जो इस तरीके से कुश्ती महासंघ के जो चुनाव होंगे ब्रजभूषण के परिवार के या फिर रिलेशन के कोई भी व्यक्ति जो है उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, सरकार के द्वारा वो भी मान लिया गया है। चौथी मांग थी ये थी कि पहलवान जो महिला पहलवान है उनके तरफ से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, सरकार के द्वारा उसमें भी कहीं ना कहीं सहमति जाहिर की गई है। और तीसरा यहाँ पर लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि कुश्ती महासंघ के अंदर जो ब्रजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई है जिसके यौन शोषण को लेकर जो मांग की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब शायद पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि 15 जून तक के लिए पुलिस जो है वो अपनी पूरी कार्रवाई कर लेगी और उसके बाद ही
जो पहलवान है वो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनाएंगे। मगर कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर विनेश फोगाट जो थे वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अपने हरियाणा के अंदर महापंचायत जो थी राकेश टिकैत की उसके अंदर शामिल थे। मगर यहाँ पर कहते हैं बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, या फिर दो पहलवान और की बात करें, वो जरूर मौजूद थे। मगर कल की जो बैठक थी या फिर कहे गृह मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं मांगे रखी गई थी सरकार पहलवानों की तरफ से। वो भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था। पहलवान जो थे अपनी नौकरियों पर, रेलवे की नौकरी जो थी उसमें भी वापस लौटते हुए नजर आए। मगर अब देखना होगा कि 15 जून तक के जो समय मांगा गया सरकार की तरफ से वो कितना कारगर होगा। दूसरा, यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई होगी उसके अंदर बृजभूषण के खिलाफ दोष साबित होते हैं या नहीं होते, ये 15 जून के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से सतर्क हुई बीजेपी ने 2023 में होने जा रहे अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। 2 दिन की मैराथन बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति के तहत कुछ ही दिनों में बीजेपी संगठन में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष 3 नेताओं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष की 2 दिन से हुई मैराथन बैठक में ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन के लिहाज से कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारियों की नियुक्ति पर भी बात हुई है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों के भी संगठन प्रभारी बदले जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आगामी चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरे तरीके से कमर कस ली है और बीजेपी अब संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है और जल्द ही ये बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बदलावों की बात की जाए तो बीजेपी के जो प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी, उन्हें बदला जा सकता है, ये बात कही जा रही है। और सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना ही नहीं, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के भी संगठन प्रभारियों को बदला जा सकता है और संगठन प्रभारी के साथ साथ और भी संगठन में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद ये संकेत मिले हैं कि जल्द ही संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से तमाम प्रभारी जो हैं वो बदले जाने की बात कही जा रही है, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पर भी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में भी कई बदलाव बीजेपी कर सकती है, किस तरीके की जानकारी? माना जा रहा है कि बीजेपी इसी महीने कोई न कोई संगठन में बदलाव कर सकती है और एक कहा जा सकता है कि इस महीने में, यानी इसी महीने भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों के सबसे बड़े परिवर्तन इस बार करने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन 2024 से पहले भाजपा कहीं न कहीं अपने संगठन में सभी समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए काम करेगी। तो वहीं सूत्रों की बात की जाए तो अभी तक की संगठनात्मक जिले से बड़े बदलाव होंगे। आधे से अधिक जिला अध्यक्षों में बदलाव किया जा सकता है, मोर्चों में बदलाव किया जा सकता है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि मुकेश शर्मा है यहाँ पर, वो उनका भी कहीं ना कहीं बदलाव किया सकता है। बीजेपी लगभग संगठनात्मक तरीके से बात की जाए तो 98 जिलों में लगभग 50% जो जिलाध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं बदलने का विचार बना रही हो। जल्दी माना जा रहा है कि इसी महीने ये बदलाव किया जा सकता है। जिससे पहले 2021 में ये बदलाव किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर मोर्चे तक के सभी पदाधिकारी को बदले जाने का काम किया गया था। तो वहीं एक बार फिर लगातार चुनाव के दौरान पदाधिकारियों के ऊपर बदल जाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं कही जा रही है और नए जो जिलाध्यक्ष है उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, वो भी लोकसभा चुनाव तक। और इससे पहले जिलाध्यक्षों में काफी बदलाव आ चुका है और बात की जाए तो लगभग
98 जिलों में जिला अध्यक्ष बदले गए थे और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इसी महीने परिवर्तन करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं बात की जाए तो नई टीम होगी जिला अध्यक्षों की, मोर्चों की जो अध्यक्ष प्रभारी हैं, उनमें अगर बदलाव किया जाता है तो एक नई टीम 2024 के चुनाव को कहीं न कहीं संभालने का काम करेगी। और ये कहा जाता है कि कुछ अधिक टर्म पूरे हो चुके हैं। यह माना जा रहा है कि 3 साल का समय होता है जिला अध्यक्षों का। अगर 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं न कहीं जब कोई टर्म पूरा कर लेता है तो उसी आधार पर कहीं न कहीं बदलाव किया जाता है। तो एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि बदलाव करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव में संगठन में जब तक बदलाव नहीं होगा तो शायद रणनीतियां बनाने में भी आसानी नहीं होगी। और रणनीतियां बनाने के लिए 2024 में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और उन सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है बीजेपी। और ये कह सकते हैं कि कमर भी कसती है और पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए। तो इससे पहले ही माना जा रहा है कि इसी महीने एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश भाजपा में भी ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जितेंद्र, क्योंकि संगठन में बदलाव उत्तर प्रदेश में करने की फिराक में बीजेपी दिख रही है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनावों को किसी भी तरीके से जीतना चाहेगी बीजेपी। ऐसे में जातीय समीकरण को तमाम अन्य चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। अगर प्रभारी बदले जाते हैं तो प्रभारियों के साथ साथ और कौन से ऐसे पद हैं जिन्हें बदला जा सकता है ताकि समीकरणों को साधा जा सके? देखिए, ये कह सकते हैं कि लखनऊ में महानगर अध्यक्ष थे मुकेश शर्मा, उनको 3 साल पूरा हो चुका है और उनको भी कहीं ना कहीं बदलने का, क्योंकि वो इस समय मौजूदा समय में एमएलसी बनाए गए हैं तो उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं दूसरी बात की जाएगी, परफॉर्मेंस होता है जिला अध्यक्षों का, उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रखा जाता है या फिर या अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता तो बदलाव किया जाता है। तो एक जाति समीकरण बड़ी चीज है और कहीं ना कहीं जाति समीकरण को भी इस बार साधने की कोशिश की जाएगी और जो जातिगत आधार पर जिला अध्यक्षों को रखा जाएगा उससे कहीं ना कहीं प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी और प्रदेश की जनता के बीच में जाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। जाति समीकरण के आधार पर जो जिला अध्यक्ष है उनको रखा जाएगा, जो मोर्चे के अध्यक्ष है उनको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा सकता है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए इसी महीने जून के महीने में कोई भी ऐसी तारीख होगी जब परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी करने जा रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात को आगे बढ़ाते हुए एक नया ऐलान किया है। पंजाब पुलिस के मुलाजिमों द्वारा रिश्वतखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो को नए आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत अब रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट कर्मियों की जांच पुलिस अधिकारी नहीं करेंगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी अपने महकमे के भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों पर दया भाव दिखा सकते हैं। इसलिए अदालतों में भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों के केस जल्दी निपटने के आसार होते हैं। इसी कड़ी में अब भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों की जांच राज्य के विजिलेंस ब्यूरो के हाथ में सौंपी गई है, ताकि राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। अब विजिलेंस ब्यूरो जिस अधिकारी को जांच के लिए कहेगी, वही अधिकारी भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों की जांच सही पैमाने पर करेगा।
तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत पंजाब पुलिस के मुलाजिमों द्वारा अब रिश्वतखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत अब रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की जांच पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस अधिकारी अपने महकमे के भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों पर दयाभाव दिखा सकते हैं। इसलिए अदालतों में भ्रष्ट पुलिस मुलाजिमों के केस जल्दी निपटने के आसार होते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए नए आदेश जो है वो विजिलेंस ब्यूरो को दिए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? अगर बात करें तो पंजाब सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही पंजाब सरकार ने करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो फैसला लिया गया, एक बेहतरीन और आयाम रचने वाला जो फैसला है, पंजाब सरकार ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों की जांच में अब स्टेट विजिलेंस को जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस हिसाब से उसे बता दें कि पहले जो पुलिस अधिकारी थे उनकी जांच जो है बड़े पुलिस अधिकारियों से की जाती थी, तो अब कहीं ना कहीं विजिलेंस इस जांच में शामिल होगी। विजिलेंस द्वारा इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही महकमे के होने के नाते कहीं ना कहीं दया भाव, आपसी रिश्ते भी सामने आ सकते थे। इसलिए जो अदालतों में केस थे वो जल्दी निपट जाते थे रिश्वतखोरी के। पर अब कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने इस पर कड़ा बनाते हुए पुलिस महकमे के ऊपर डंडा चलाया है। इसको देखते हुए अब स्टेट विजिलेंस जिस अधिकारी को चुनेगी वही अधिकारी जो है आगे जांच करेगा। उसका ये जो आदेश दिए गए हैं ये सीधे तौर पर पंजाब पुलिस में जो भी रिश्वतखोर हैं उनके लिए दिए गए हैं। अब रिश्वतखोरों का बचना तो मुश्किल होगा, लेकिन क्या कारण है कि विजिलेंस को ये आदेश दिए गए हैं कि आप तय करें कि कौन इसकी जांच करेगा? बिल्कुल मुस्कान, बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पहले जो जांच होती थी पुलिस के मुलाजिम होते थे रिश्वतखोरी में पकड़े जाते, कि हालांकि जब से सत्ता में आई है हमारी पार्टी तब से कोई ना कोई पुलिस अधिकारी जो है रिश्वत की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और कईयों को क्लीन चिट भी जल्दी मिल जाती है। इसका कारण यही रहता था मुलाजिमों की जो जांच थी वो बड़े पुलिस अधिकारी ही करते थे। अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के हाथ में जांच सौंपी गई है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अब जो है राज्य की विजिलेंस ब्यूरो जिस अधिकारी को चाहेगी, बड़े अधिकारी को चाहेगी, वो जांच में शामिल होगा, वो जांच करेगा और निष्पक्ष जांच करेगा। ये साफ तौर पे देखना होगा नया पैमाना जो पंजाब सरकार ने रिश्वतखोरी के ऊपर तय किया है। तब ये पुलिस अधिकारियों के मन में डर जो है एक बना हुआ है। उसका ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चंडीगढ़ में किसान संगठनों की आज मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि 5 किसान संगठन आज मीटिंग करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे अहम मुद्दा इसमें हरियाणा पंजाब में पानी के बंटवारे को लेकर हो सकता है। हरियाणा पंजाब में पानी के बंटवारे का मुद्दा सबसे अहम है और इसी को लेकर आज किसान संगठन बातचीत कर सकते हैं। 5 किसान संगठनों ने ये ऐलान किया है कि 5 किसान संगठन मिलकर आपस में बातचीत करेंगे। किसान भवन में सेक्टर 35 चंडीगढ़ में ये जो मीटिंग है वो आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि किसान संगठन आज बातचीत करेंगे और हरियाणा पंजाब में पानी के बंटवारे पर चर्चा इस दौरान संभव है। इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, किसान संगठनों की आज बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, बता दें कि आज 5 किसान जथेबंदियों की मीटिंग होने जा रही है, जिसके चलते पानियों के मुद्दे पर कहीं न कहीं बात होती है। जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि पानी जो पंजाब में कम होता जा रहा है और पंजाब सरकार की तरफ से राजस्थान को पानी देने की बात की जा रही है, हरियाणा को पानी देने की बात की जा रही है। इस पर तमाम मुद्दों पर उस पर जो आज बैठक जो है वो
और जो पोल्यूशन की बात करें, एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात करें, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है सारी बात आज वो होती हुई नजर आएगी। और अगर सरकार ने ये बात कही है तो उसको लेकर बड़ा एक्शन जो है वो किया जा रहा है किसान जथेबंदी की तरफ से। ये साफ तौर पर जो है बलवीर सिंह राजेवाल की तरफ से जो है कहा गया है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं तो कहीं ना कहीं जो है हम एक जो तीखा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। संदीप, हरियाणा पंजाब में पानी के बंटवारे को लेकर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि एसवाईएल पहले खुदवाई गई थी उसको बंद भी करवा देगा था। कहीं ना कहीं हरियाणा में भी पानी जो है हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि पंजाब के पानी पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा का भी हक है। हालांकि अगर बात की जाए तो पंजाब में सतलुज का पानी तो आता है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर सतलुज से हरियाणा पानी लेना चाहता है तो वह कालका की तरफ से अपनी नई नहर बनवा दे और वहाँ से पंजाब में एंट्री न होते सीधा हरियाणा में एंट्री होने की नदी की बात की जाए तो वहाँ से पानी ले सकता है। हालांकि तमाम मुद्दे जो है उसके बाद जो होती हुई नजर आएगी, पर कहीं ना कहीं किसान के जो कह रही है कि पंजाब का पानी जो पंजाब के लिए है और पंजाब के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम पंजाब में एक बूंद भी पानी जो है वो नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जो राजस्थान को पानी जा रहा है उसको लेकर लगातार जो है बुध की जो पुल है जहाँ से पानी राजस्थान को जाता है वहाँ पर भी किसान जथेबंदी की तरफ से लंबा प्रदर्शन जो है किया गया। हालांकि उस पर भी कोई भी अभी डेटा जो है वो नहीं आया है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो राजस्थान हरियाणा और तमाम इलाकों में जो पानी जा रहा है पंजाब का उसको लेकर जो है बदतर यहाँ पर किया जा सकता है। और अगर सरकार जो है बात रही बात के खिलाफ तीखा प्रदर्शन करने के बाद जो है तो भी कहीं ना कहीं करते हुए सामने जरूर किसान की समस्या आएगी। संदीप, हरियाणा पंजाब में पानी का मुद्दा काफी पुराना है, ये सब जानते हैं। इसको लेकर सरकारें बदलती रही हैं बार बार हरियाणा और पंजाब में, लेकिन ये मुद्दा आज तक सुलझ नहीं पाया है। लगभग 60 साल से ऊपर का 50 साल से ऊपर का समय हो चला है, लेकिन ये मुद्दा अभी तक नहीं सुलझ पाया है। ऐसे में अब भगवंत मान की सरकार और मनोहर लाल की सरकार ये कोशिशें कर रही है, बार बार इसको लेकर मीटिंग भी हो रही है, बावजूद इसके कोई मुद्दा कोई समाधान इसका नहीं निकल रहा है। यही वजह है कि अब किसान संगठनों ने एकजुट होकर ये कोशिश की है कि ये जो इस पर चर्चा की जाए और ये मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाया जाए। किसान संगठन जो आज बातचीत करने जा रहे हैं, रुख क्या है उनकी बातचीत का? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ नजर आती कि जो है पंजाब के मुद्दे पर पानी के मुद्दे पर हरियाणा की मीटिंग जो वो पहले भी कई बार। हालांकि अगर श्रोमणी अकाली दल की बात करें, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो है नहीं करवा दी गई थी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से जो है ऐसे बुलवाने की बात भी की गई थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री बात करें, भगवंत सिंह मान की बात करें, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं साफ किया जा चुका है कि पंजाब का पानी जो है वो नहीं हरियाणा को। हालांकि लगातार जो है बच्चा जारी है। अगर सरकार हरियाणा की बात है तो नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से मीटिंग जो है होती हुई नजर आती है। हालांकि पंजाब की सरकार जो है नहीं मान रही, तो हरियाणा की सरकार जो पानी मांगने में कहीं ना कहीं कहते हुए रह रहे कि पानी अगर जो है पंजाब का हमारा भी हिमाचल से पानी आता है, हिमाचल में पानी आकर पंजाब में डैम लगता है, वहाँ से पानी जो है हरियाणा को दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब को कहते हुए जरूर लगाएंगे। हालांकि अगर किसान जथेबंदी की बात करें तो किसान जथेबंदी खुद कहती है कि पंजाब में पानी अगर जमीनी स्तर पर देखें तो बिल्कुल कम है। आने वाले सालों में पानी पंजाब से जमीन पीछे से जो है खत्म होता हुआ जिसके अगर पानी की बात करें तो पानी जो है शहरों में अगर जो आ रहा है उससे जो है गुजारा किया जा सकेगा। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने सरकार तुहाडे द्वार कार्यक्रम के अधीन मलोट शहर के वार्ड नंबर
2 के लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। इस मौके पर मलोट निवासियों ने मंत्री को अपने विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। इसके अधिकतर विभाग के अधिकारियों को शेष समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। इस संबंध में और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मलोट शहर को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अधीन लोगों को साफ पीने का पानी, सीवरेज व्यवस्था और स्वच्छ पर्यावरण जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। मंत्री ने मलोट शहर के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर में बारिश के पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए। कि पंजाब की सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने सरकार तुहाडे द्वार कार्यक्रम के अधीन मलोट शहर का दौरा किया और मलोट शहर के वार्ड नंबर 2 के लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनते हुए कई ऐसी समस्याएं रही जिनका मंत्री ने मौके से ही निपटारा कर दिया, लेकिन कई ऐसी समस्याएं जो जांच के अधीन है, इसको लेकर अधिकारियों को सौंपा गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ तुरंत उस मामले पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि इस बारे में खुद मंत्री बलजीत कौर ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मलोट शहर को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अधीन लोगों को साफ पीने वाला पानी, सीवरेज व्यवस्था और स्वच्छ पर्यावरण जैसे मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। मंत्री ने मलोट शहर के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर में बारिश के पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए। कैबिनेट मंत्री हैं बलजीत कौर, जिन्होंने मलोट शहर का दौरा किया। मलोट शहर का दौरा करने के साथ साथ उन्होंने यहां पर लोगों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही साथ आसपास की स्थिति को भी जाना। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बलजीत कौर कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने मलोट का दौरा किया, क्या कुछ अहम जानकारी? डॉक्टर बलजीत कौर ने जो है मलोट शहर के वार्ड नंबर 2 का जो है प्रक्रिया वहाँ स्थानीय लोगों की जो है समस्याएं उन्होंने सुनी। खासकर जो समस्या अक्सर देखने को मिलती है पानी की, अगर बात की जाए, सीवरेज की बात की जाए या अन्य जो भी मुद्दे थे, डॉग के काफी एक बड़ी समस्या वहाँ पर आ रही थी, तो उसको लेके जो है स्थानीय लोगों से जो है उन्होंने बातचीत की और वहाँ पर जो है एसडीएम मौजूद है और भी अन्य अधिकारी मौजूद थे और उनकी ऑन द स्पॉट जो है वहीं पर ही है कई मुश्किलों का जो है निवारण भी किया गया और सरकार के द्वारा जो एक कार्यक्रम जो पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसी महीने में जो है डॉक्टर बलजीत कौर जो है वहाँ पर पहुंचे। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाले व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बुधवार सुबह 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा हुए। उनकी मांग है कि ऐसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद बुलाया था। हिंदू कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे थे। इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए उपद्रव करने वाले पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। इस पूरे मामले पर खुद डीजीपी नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, कल जिस तरीके से कोल्हापुर में स्थितियां देखने को मिली, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि प्रदर्शन के बाद वहां पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। अभी की क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की कई जो है टीमें वहाँ तैनात की गई है। खासकर जिस तरह से कल कोल्हापुर की स्थिति अचानक बिगड़ गई, उसको लेकर कोल्हापुर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। कोल्हापुर पुलिस को करीब 40 से ज्यादा लोगों की हिरासत में लेना पड़ा। स्थिति यह रही कि काफी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां पलटी गई, कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया और कई दुकानों में तोड़फोड़ किया गया है। इसका महत्व कारण यह है कि कुछ लोग जो है असंवैधानिक तरीके से औरंगजेब की तस्वीरें अपने मोबाइल स्टेटस पे लगाए थे। कुछ लोग जो है अपनी मोबाइल के स्क्रीन गार्ड पर जो है औरंगजेब की तस्वीरें लगाए थे और जो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे, उसको लेकर आपत्ति जताई थी। हिंदू संगठनों ने कल जो है पूरे दिन का जो है बंद का आह्वान किया था। बंद के आह्वान के दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई। उसके बाद पूरे दिन यह माहौल देखने को मिला कि कोल्हापुर पूरी तरह से जलता हुआ नजर आया। हालांकि स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में जो है कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। उसके बाद जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फिलहाल ये 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया है। फिलहाल की जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने विशाल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में खुद हिंदू संगठनों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई, ये बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखो, हिंदू संगठन की तरफ से ही यह पहल की गई है और जिसकी वजह से हिंदू संगठन की तरफ से करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था, ऐसी जानकारी है। और जिस तरह से औरंगजेब की तस्वीरें लेकर डांस करने का एक वीडियो महाराष्ट्र में वायरल हुआ था, वह एक मलाल था लोगों के मन में। दूसरे ही दिन जो है औरंगजेब की तस्वीर मोबाइल स्टेटस पे लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना और यह बताना कि सबका बहुत औरंगजेब है, ये तस्वीरें कई लोगों को नागवार गुजरी। यही वजह है कि लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। हालांकि शांति तरीके से यह जो है हिंदू संगठन का कॉल बुलाया गया था, बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन अचानक पत्थरबाजी होने से दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें हिंदू संगठनों ने इसकी शुरुआत की। इसकी जानकारी जो है पुलिस ने दी है। फिलहाल लगातार इस विषय को लेकर खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी देखा जा रहा है कि जो दंगाई है वो किस तरीके से जो है पत्थरबाजी कर रहा है, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहा है, गाड़ियों को पलट रहा है। वो तमाम स्थिति का जायजा लेने के लिए कोल्हापुर के जो उच्च पुलिस अधिकारी है वो लगातार लगे हुए हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
हिमाचल प्रदेश में 8,468 करोड़ के निवेश से 29 उद्योग स्थापित होंगे। 12,584 युवाओं को रोजगार मिलेगा। विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद कर नई और महत्वाकांक्षी पहल की है। मुख्यमंत्री ने निवेश परियोजना को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इससे प्रदेश को राजस्व के साथ साथ निवेशकों को भी लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि नए निवेश को आकर्षित करने के मौजूदा निवेशकों और भविष्य की निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों को हर संभव सहायता देने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने उद्यमियों से विचार विमर्श के दौरान 15 औद्योगिक परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, बातचीत की और सीधे तौर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों से बातचीत की है। किस तरीके की तमाम बातें यहाँ पर रखी? जी देखिए, ये जो इन्वेस्टर्स मीट थी ये पहली बार कांग्रेस की सरकार ने बुलाई है और ये इसीलिए बुलाई गई थी कि जो विभिन्न परियोजनाएं उनको धरातल पे उतारा जा सके। और पिछले कल जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है उसमें 8468 करोड़ का निवेश हिमाचल में आएगा और उससे 29 उद्योग स्थापित होंगे और 12,584 युवाओं को रोजगार की संभावना इस जो 29 उद्योग यहाँ पे लगे हैं उससे जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो पिछली सरकार में अमूल साइन हुए थे और उसके बाद जो धरातल पे प्रोजेक्ट नहीं उतर पाए थे उन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया और उनसे उनकी समस्याएं जानी गई है कि उनको क्या समस्या है जो धरातल पे ये जो उद्योग उनको उतारने में आ रही है। तो और उसके लिए जो है हिमाचल सरकार पूरी सहायता उनको करेगी और ये समयबद्ध तरीके से ये उद्योग जो है धरातल पे उतर सके, इसकी जो है सरकार इसको सुनिश्चित करेगी ताकि जो निवेश है वो हिमाचल में आ सके और जो रोजगार के जो साधन है वो यहाँ पे बढ़ सके। और इस दौरान जो है लैंड बैंक स्थापित करने की भी एक योजना सरकार ने कही है कि वो बनाने पर विचार कर रही है और निवेशकों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर आपको बताएं कि 3 घंटे तक ये 1-to-1 बैठक चली है। इसमें तमाम तरह के जो कंपनी के जो प्रतिनिधि थे वो उन्होंने भाग लिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरह की जो बैठक है इससे समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उन्होंने अपनी समस्याएं भी सरकार को बताई है कि किस तरह की समस्याएं उनको हिमाचल में उद्योग लगाने में पेश आ रही है। उस पर जो है सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि तमाम तरह की जो दिक्कतें उनको दूर करके जो फ्रेंडली माहौल है उद्योगपतियों को वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहरवासियों को जल्द जलभराव और जाम जैसी विकट समस्याओं से निजात मिलेगी, ये कहना है डीएम वंदना सिंह का। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शहर का दौरा कर 20 से अधिक जगहों का मौका मुआयना किया जाएगा, जिससे सड़क चौड़ीकरण से लेकर कई जगहों पर चौराहे के डिजाइन पर भी ध्यान दिया गया है और इसे तैयार करने के लिए प्रत्येक संबंधित विभागों को डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर फिलहाल तैयार है और कुछ व्यापारियों में इसको बनाए जाने को लेकर रोष में है, मगर इसे दूर करने के लिए और प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस पर शीघ्र निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। जो निरीक्षण किया था हल्द्वानी के विभिन्न एरियाज़ का, उसमें लगभग 20 से 22 पॉइंट्स पर हम लोग गए थे। उसका जो उद्देश्य था ये जल भराव और जाम की जो समस्या शहर के अंदर होती है लंबे समय से, उसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्पॉट क्रिएट हो गए हैं जहां सुधारीकरण की आवश्यकता है। कुछ स्थानों पर चौड़ीकरण की चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ स्थानों पर उसमें रोड में इम्प्रूवमेंट की या चौराहे या जंक्शन के इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकताएं निकल कर आई हैं। हर प्लेस की स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है वो करते हुए उसकी डीपीआर बनाने के लिए विभागों को निर्देशित किया है। जो भी धनराशि उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम लोग इसको प्रायोरिटीज़ निर्धारित करके टेकअप करवाएंगे। फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय से अभी क्योंकि विचाराधीन चल रहा है और डीपीआर उसकी जो बनी है वो अभी डीपीआर के स्टेज में ही है, इसलिए हम लोग इसमें कोशिश ये करेंगे कि यदि कार्रवाई आगे बढ़ती है, जिस तरह का भी फाइनल प्लान निकल कर आता है,
तो सभी जो प्रभावित स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग जिनके मन में भी शंकाएं हैं, हम उनको बिठाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और जो भी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन होता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले वो करा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से डीएम वंदना सिंह ने तमाम तरह की जानकारी दी है, उन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द लोगों को जाम से निजात मिलेगी। बिल्कुल मुस्कान, देखिए बात की जाए हल्द्वानी शहर की तो कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है और पिछले 10 सालों में हल्द्वानी में जो लगातार यहाँ पर लोगों की बढ़ती संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के अंदर लगातार जाम की और की जो स्थिति वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के लंबे समय से हल्द्वानी की जो रूपरेखा है उसको लगातार बदलने का प्रयास किया जा रहा था। जो उत्तराखंड के अंदर जो सरकारें लगातार भाजपा हो या कांग्रेस हो उसकी तरफ से हल्द्वानी में लगातार यहाँ पर फ्लाईओवर की बात की जाए और जो अन्य जो मार्ग हैं उनकी बात की जाए, उसको लगातार यहाँ पर उसको विस्तृत करने का कार्य यहाँ पर लगातार बात की जा रही थी। और अब क्योंकि हल्द्वानी के अंदर लगातार जो जाम की स्थिति है और जो यहाँ पर जो पानी का निकासी नहीं होना, जिसके कारण जो बारिश के समय में पूरा शहर तालाब के रूप में यहाँ पर बन जाता, उसको देखते हुए अब जिलाधिकारी वंदना सिंह के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण भी किया गया था पिछले दिनों और उसमें 22 जो पॉइंट थे वो उसमें चिन्हित किए गए थे जहाँ पर अत्यधिक जाम की अधिकता रहती है और उसको लेकर के अब उन सभी जगहों पे कार्य किया जाना है। और सबसे बड़ी बात, फ्लाईओवर हल्द्वानी के अंदर एक बहुत बड़ी मांग है लंबे समय से, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक अभी जो हल्द्वानी की जो सड़कें हैं वहां पर पर्याप्त रूप से पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने की मांग लगातार की जा रही है और फ्लाईओवर के कार्य को यहाँ पर किस प्रकार से किया जाना है। हल्द्वानी के अंदर जो मुख्य मार्ग है यहाँ का नैनीताल रोड, वहां पर जो फ्लाईओवर लगातार बनाने की बात की जा रही थी उस पर किस प्रकार से कार्य होना है। अगर फ्लाईओवर बनता है तो उसके आसपास अगल बगल जो दुकानें हैं उनको कितना पीछे हटाया जा सकता है, मुख्य मार्ग में कितनी दुकानें पीछे की जा सकती हैं, कितना चौड़ीकरण किया जा सकता है, इन सबको लेकर के विचार लगातार किया जा रहा है अधिकारियों के साथ। डीएम वंदना सिंह की तरफ से भी कहा गया है कि इसमें एक खाका तैयार किया जाएगा और एक डीपीआर तैयार करने की बात की गई है। उस डीपीआर में कितनी अनुमति यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलती है, उस डीपीआर के बाद जो धनराशि आवंटित की जाएगी उस धनराशि के अनुसार यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और जो लगातार व्यापारी वर्ग को जो अंदेशा है, जो आकांक्षा है कि अगर फ्लाईओवर बनता है तो उनकी जो व्यवसाय है उसमें कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि मार्ग जो है नैनीताल को जाने वाले जो यात्री हैं वो सीधे जाएंगे और जो शहर के जो लोग हैं वो किस प्रकार से बाजार का रुख करेंगे, इन सबको लेकर के खाका तैयार करने की बात उनकी तरफ से की गई है। और जो खासकर जो यहाँ पर जो मानसून सीजन के बाद जिस तरीके से बारिश होती है और पूरा शहर में जो लगातार पानी भरता है उसकी निकासी कैसे की जाएगी, इसको लेकर के अब एक बैठक यहाँ पर की जानी है। अधिकारियों के साथ लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है डीएम वंदना सिंह के द्वारा और पूरी तरीके से शहर को नए रूप यहाँ पर दिया जाए उसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के जरिए बस्तर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग में चुनावी आगाज करने की तैयारी में है। इस सम्मेलन से संभाग के सभी जिलों के साथ ही ब्लॉक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों समेत हजारों लोगों को बुलाया गया है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीर समेत सभी दिग्गज नेता चुनाव जीतने की रणनीति बनाएंगे और पदाधिकारियों को रिजर्व करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज 12 बजे रायपुर हेलीपैड से रवाना होकर 12:30 बजे दुर्ग में आयोजित कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कांग्रेस बस्तर और बिलासपुर के सभी सीटों पर अपने विधायकों को जिताने की रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस का ध्यान दुर्ग संभाग पर भी है। यही वजह है कि बस्तर बिलासपुर के बाद दुर्ग में संभागीय सम्मेलन किया जा रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से संभागीय सम्मेलन दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां इसको लेकर जारी हैं? देखिए, लगातार कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति बनाने के लगातार सभी संभागों में संभागीय सम्मेलन कर लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय नेता है उनसे मिल रहे हैं और लगातार तमाम जो कार्यकर्ता अपनी जो भी समस्या है उसको लेकर के सत्ता और संगठन के पास पहुंच रहे हैं और लगातार जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव महज कुछ ही महीने बाकी है, ऐसे में लगातार हर एक पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए, चाहे वो स्थानीय स्तर पर या फिर संभाग स्तर पर हो, लगातार कोशिश जारी है। और इसी क्रम में कांग्रेस भी लगातार छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में संभागीय सम्मेलन कर रही है। पहले बस्तर में हुआ, उसके बाद बिलासपुर में, अब आज दुर्ग में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी संभागीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीबन 12 बजे दुर्ग के लिए रवाना हो गए, जहां पर दुर्ग में कांग्रेस के द्वारा आयोजित संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से ये साफ तौर पर जानेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी स्थिति धरातल पर क्या कुछ है और क्या कुछ जो कार्यकर्ता है जो उसमें नाराजगी है उसको दूर करने के लिए भी संस्था और संगठन के नेता प्लान बनाएंगे। साथ ही साथ ये भी है कि कितना सरकार की योजनाएं है वो क्रियान्वयन हो चुकी है और इसका असर लोगों में कितना देखने मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, इनका भी पड़ताल लगातार इस सम्मेलन के माध्यम से किया जा रहा है। वही दूसरी ओर ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार मुखर होकर काम कर रही है, वहां पर स्थिति क्या है और उसको लेकर प्लान क्या कुछ बनाया जा सकता है, कैसे कांग्रेस को उस विधानसभा में मजबूत किया जा सकता है, इसकी पूरी जो जानकारी है इस संभागीय सम्मेलन में किया जा रहा है, ताकि संस्था और संगठन की भी जो तालमेल है वो लगातार बना रहे और 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की फतह हो। सीएम भूपेश बघेल भी आज दुर्ग जा रहे हैं संभागीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए। रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से जीता जाए? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक संभागीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और जिस तरीके से सत्ता और संगठन की जो तालमेल है उसको लेकर लगातार इसमें बातचीत सामने आ रही है। और सरकार की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये फीडबैक ले रहे हैं, चाहे वो स्थानीय नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो। यहाँ पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कहे जो विधायक के कामकाज अच्छे हैं और उसको लेकर जनता में काफी खुशी है और उनका जो रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। जिनकी जो स्थिति खराब है और जो सत्ता और संगठन के तालमेल से अलग होकर काम करे या फिर उनकी जो स्थिति वहां पर मजबूत नहीं, उनकी जो टिकट काटने की बात ये भी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इन सम्मेलनों में शामिल होकर के लगातार ये स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि सरकार के कामकाज कैसे है, उनकी योजना की क्रियान्वयन किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर हो रही है, वहां पर विधायक के कामकाज हो या फिर जो वहां पर स्थानीय जो नेता है उनके कामकाज, उनकी छवि का रिपोर्ट कार्ड है वो जाने की लगातार कोशिश कर रही है और इस पे लगातार जो कवायद है वो जारी है। ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।